नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 16 प्राकृतिक संपदा इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोड किया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो ये है पाठ 16 प्राकृतिक संपदा, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए 3 समूहों के आधार पर प्राकृतिक संपदा का वर्णन करो। उसमें से पहला खनिज संपदा, तो इसके उत्तर में आएगा यह भूगर्भ से प्राप्त होने वाला संसाधन है। इसके अंतर्गत स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त होने वाली सोने, चांदी, तांबे, प्लेटिनम तथा विस्मथ जैसी धातुओं का समावेश है। कुछ खनिज अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। इन्हीं अयस्कों के परिशोधन से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त हीरा, माणिक, नीलम, पन्ना आदि मूल्यवान रत्न भी भूगर्भ से ही मिलते हैं। सेंधा नमक, पत्थर का कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैसें भी खनिज संसाधन हैं। इन खनिज संसाधनों से हमें जीवन यापन के आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, वन संपदा। इसके उत्तर में आएगा जंगल हमारे लिए ऐसे साधन है जो जलवायु, ऋतुओं के चक्र, वर्षा आदि पर प्रभाव डालते हैं। वनों से हमें प्राकृतिक रूप में पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है जो श्वसन के लिए आवश्यक है। वनों से हमें अनेक उपयोगी वनस्पतियां मिलती है। वनों के वृक्षों से हमें इमारतें तथा फर्नीचर की लकड़ी मिलती है। सूखी पतली डालियां जलावन के रूप में उपयोगी होती हैं। इसके अतिरिक्त वनों से हमें लाख, शहद, गोंद, रबड़, तेल, कागज, औषधियां, रीठा, सिकाई तथा सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिलती है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, समुद्री संपदा। इसके उत्तर में आएगा सागर से हमें मछलियों के रूप में प्रोटीन युक्त खाद्य मिलता है। कुछ मछलियों का व्यापार तथा निर्यात किया जाता है। सागर से ही हमें कई प्रकार के खनिज तथा जीवाश्म ईंधन मिलते हैं। सागर तल के निचले भाग में इनके भंडार पाए जाते हैं। सागर के जल में थोरियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम के खनिज मिलते हैं। सागरी सजीवों से कुछ औषधियां तैयार करते हैं। सागर जल के आसवन से प्राप्त शुद्ध जल का पीने के लिए भी उपयोग होने लगा है। साधारण नमक सागर से ही मिलता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो। उसमें से पहला है जीवाश्म ईंधन का क्या अर्थ है, उनके कौन से प्रकार हैं, उनकी सूची बनाओ। तो इसके उत्तर में आएगा सबसे पहले जीवाश्म ईंधन को देख लेते हैं क्या है। पहला, आज से करोड़ों वर्ष पहले प्राकृतिक घटनाओं के प्रभाव के कारण जंगल और बहुत से प्राणी जमीन में अंदर दब गए। दूसरा, धीरे धीरे उन पर मिट्टी की परत जमा होती गई। तीसरा, इन अवशेषों पर प्रचंड दाब पड़ने और पृथ्वी के आंतरिक ताप के कारण ये प्रभावित हुए। चौथा, समय बीतने पर इन अवशेषों का ईंधन में रूपांतरण हो गया। और पांचवा है, इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन के प्रकार क्या है, अवस्था के आधार पर जीवाश्म ईंधन के 3 प्रकार हैं। पहला ठोस जीवाश्म ईंधन, दूसरा द्रव जीवाश्म ईंधन, तीसरा गैसीय जीवाश्म ईंधन। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, खनिज तेल से कौन कौन से घटक पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसके उत्तर में आएगा खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम कई हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा गंधक के यौगिक होते हैं। पेट्रोलियम खनिज तेल से प्राप्त पदार्थ, पहला पेट्रोल, दूसरा गैसोलीन, तीसरा डीजल, चौथा मिट्टी का तेल केरोसिन, पांचवा नेफ्ता कोलतार, अंत में अलकतरा जिसको डामर भी कहा जाता है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, वनों से हमें क्या क्या मिलता है। इसके उत्तर में आएगा जंगलों के वृक्षों पौधों से हमें मकान तथा फर्नीचर बनाने में उपयोगी लकड़ी, जलावन, औषधियां, धागे, कागज, रबड़, गोंद, सुगंधित द्रव्य, तेल, अर्क वाले विभिन्न प्रकार के फल, फूल, कंदमूल, रंग, केंचुल, मोरपंख, पत्तले बनाने में उपयोगी पत्तियां तथा बीड़ी पत्ता आदि मिलते हैं। जंगल में कीटकों द्वारा एकत्र शहद तथा लाख भी मिलती है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, समुद्री संपदा में किस किस का समावेश होता है, उनका हमें क्या उपयोग होता है। इसके उत्तर में आएगा पहले सागरी संपदा। सागरी संसाधन 2 प्रकार के हैं, जैविक तथा अजैविक। जैविक संसाधन में सागरी मछलियां, शार्क, कॉड, रोहू, झींगा इत्यादि मछलियों का समावेश होता है। सीपे तथा शंख, घोंघे में सागरी संसाधन ही है। अजैविक संसाधनों में
पानी में घुलित खनिजों का समावेश किया जाता है, जैसे नमक, आयोडीन, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, गंधक, यूरेनियम, थोरियम इत्यादि। सागर से हमें रत्न, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे संसाधन भी मिलते हैं। और इसका उपयोग क्या क्या है? पहला, प्रथिन युक्त भोजन। दूसरा, औषधियां बनाने के लिए सीपे और आयोडीन। तीसरा, सजावट की वस्तुएं। चौथा, निर्यात के लिए झींगे जैसी मछली। पांचवा, दैनिक उपयोग के लिए साधारण नमक। छठवां, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के रूप में ईंधन। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है? वाहनों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधनों का अपव्यय क्यों टालना चाहिए? इसके उत्तर में आएगा, वाहनों, कार, स्कूटर या रेलगाड़ी इत्यादि का उपयोग अधिक किया जा रहा है। दूसरा, इन सभी वाहनों में जीवाश्म ईंधनों का ही अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। तीसरा, जीवाश्म ईंधनों का भंडार सीमित है और इनका पुनरुपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए वाहनों में उपयोगी ईंधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है? जंगलों में वनस्पतियों और प्राणियों की विविधता क्यों कम होती जा रही है? इसके उत्तर में आएगा, जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि हो रही है, मनुष्य की जरूरतें बढ़ रही है, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने और कुछ गलत शौक तथा बुरी आदतों के कारण मनुष्य जंगली वृक्षों को काट रहा है। जंगल की वनस्पतियों की जमीन को खेती के लिए तैयार कर रहा है। वनस्पतियां न होने पर जंगली प्राणी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। लोग जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं, इसलिए जंगली प्राणियों और वनस्पतियों की विविधता कम होती जा रही है। अब हम अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया? 5 खनिजों के नाम और उनसे मिलने वाले उपयोगी पदार्थ लिखो। इसके उत्तर में आएगा, लौह खनिज, मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा और अभ्रक ये खनिज हैं और इनसे मिलने वाले उपयोगी पदार्थ यहाँ पे दिया गया। लौह खनिज से क्या बनेगा? लोहे की वस्तुएं, खेती के औजार, रेल की पटरियां। मैंगनीज से कई उपयोगी यौगिक औषधियों का निर्माण, कांच में गुलाबी रंग देना। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करना, विद्युत चालक, उष्मा चालक का निर्माण, बर्तन तथा बिजली के तार बनाना। तांबा से बर्तन, मूर्तियां तथा विद्युत चालक तार का निर्माण, रेडियो, वाहनों के निर्माण में उपयोगी। और अभ्रक से औषधियां, रंग, विद्युत यंत्र तथा उपकरण के निर्माण में उपयोगी। बेतारी तार संदेश प्रेषण में उपयोगी। अब हम अगला करते हैं। 8वें में क्या दिया गया है? अयस्कों से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया के 2 महत्वपूर्ण चरण कौन से हैं? उन्हें लिखो। इसके कौन कौन से चरण हैं? इसमें उत्तर में आएगा, अपेक्षित चरण में पहला जारण, दूसरा भर्जन, तीसरा शुद्धिकरण और चौथा है निष्कर्षण। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? प्राकृतिक संपदा के संरक्षण और संवर्धन करने के उपाय कौन से हैं? इसके उत्तर में आएगा, पहला, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति लोगों को जागरूक करके। दूसरा, ये संसाधन समाप्त होने वाले हैं, इसलिए उनके उपयोग पर नियंत्रण करके। तीसरा, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए संसाधनों में वृद्धि के उपाय करके। और चौथा है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करके हम प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन तथा संरक्षण कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रवाह चार्ट पूर्ण करो। यहाँ पे देखो, ईंधन दिया गया है, जीवाश्म ईंधन दिया गया है, यहाँ पे ठोस अवस्था है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा द्रव अवस्था और यहाँ पे आ जाएगी गैसीय अवस्था। तो ठोस अवस्था में क्या आएगा? पत्थर का कोयला। द्रव अवस्था में खनिज तेल, गैसीय अवस्था में प्राकृतिक गैस। और इसको उदाहरण दिया गया है पत्थर के कोयले का पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। और खनिज तेल का पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, नैप्था, स्नेहक, डामर। और प्राकृतिक गैस का मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया? देश की आर्थिक स्थिति प्राकृतिक संपदा पर कैसे निर्भर होती है? इसके उत्तर में आएगा, किसी देश की आर्थिक स्थिति उस देश के संसाधनों पर निर्भर होती है। यदि हमारे पास खनिज संपदा पर्याप्त से अधिक हो, अनाजों का अधिक उत्पादन हो, कपड़ों के कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए पर्याप्त कच्चा माल हो, प्रौद्योगिकी में हमारा देश विकसित हो, तो इन समस्त वस्तुओं का निर्यात करके देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। 6वें प्रश्न में क्या दिया गया? तुम्हारे विद्यालय के परिसर और घर के पास कौन कौन सी औषधि वनस्पतियां बोओगे और क्यों? इसके उत्तर में आएगा, हम अपने विद्यालय के परिसर तथा अपने निवास के आसपास नीम, अश्वगंधा, गुड़मार, सतावर, आंवले, हर्रे, बहड़े, अजवायन, बेल, तुलसी, अड़ूसा, हरी चाय जैसी वनस्पतियों का रोपण करेंगे। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 16 का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर कंप्लीट हुआ।
दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।